कार्यक्रम मारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सदन सवाल और बवाल की। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा का दौर जारी है। आज की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते दिखे तो गोविंद सिंह डोटासरा और जोगाराम पटेल के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं जारी है। सत्ता पक्ष जहां बचाव की मुद्रा में है, वहीं विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सोमवार को शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और सरकार पर कांग्रेस विधायकों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाई और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पे ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पे भेजे गए और स्वीकृत किए गए। आप में से 5 ही दोबारा नहीं। हंगामा मंत्री मदन दिलावर के उस बयान पर भी हुआ जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने की तैयारी करने को कहा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसदों ने खड़े होकर अपने गुस्से का इजहार किया। जेल की जेल की तैयारी करो गोविंद सिंह डोटासरा जी, जेल की तैयारी करो, जेल की। दोनों बैठिए, डोटासरा जी और माननीय मंत्री दोनों बैठिए। ठीक है, बैठिए। अगर जेल जाने के बाद बैठिए, आप डिस्टर्ब करें। आपके कोई सुप्रीम पावर है क्या मंत्री? आपका कानून से ऊपर है क्या मंत्री? जो मर्जी कहेगा। बैठिए। ऐसे कैसे कह रहा है? बैठिए। ऐसे कैसे कह रहा है? ऐसे कैसे कह रहा है? ये बेलगाम और जो मर्जी जो बोल रहे हो गया। अब आप बैठिए। नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा। मैं तो हकीकत। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट की कॉपी पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बजट में डबल इंजन लिखने को किसने कहा। के साथ डोटासरा ने कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। ये जो बजट है ना, इसमें किसने कहा था? हमने कहा था कि डबल इंजन लिख दो। जब डबल इंजन लिख दिया और हमको चौबल इंजन नजर आ रहा है तो हम तो राजस्थान की जनता कहती है वो बात सदन में रख रहे हैं। आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आपको तो 4 इंजन बना दिए, चारों 4 दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू कर रहा है और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो। कोई काम आपका होने वाला नहीं है। ये इंजन भी एक तो इलेक्ट्रिक का। अरे माननीय मंत्री की रामबाग गोल्फ क्लब हेतु सदस्यता। विधानसभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रामबाग गोल्फ क्लब की अनियमितताओं की जांच के लिए एसओजी जांच का ऐलान किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी करने की भी बात कही। मंत्री खर्रा का जवाब सुनकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी तारीफ कर दी। आप बताइए कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है और ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सुन ही नहीं रहे। दरअसल बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने रामबाग गोल्फ क्लब के कथित भ्रष्टाचार में हुए मामले पर सोमवार को विधानसभा में सवाल पूछा था। कदम उठाएंगे
और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। बजट पर बहस के दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने जहां बजट की खामियां गिनाई, वहीं रामबाग गोल्फ क्लब और पोलो क्लब अतिक्रमण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। जब हमने इस पर कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया। वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी जमीन जो है वो जेडीए की रहेगी और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा, यूडीएफ सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा। विधानसभा में अभी बजट पर चर्चा आने वाले दिनों में भी जारी है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू-तू मैं देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरएएस आकाश रंजन पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। आरएएस आकाश रंजन को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। 19 जुलाई 2017 को परिवादी से रिश्वत ली गई थी। एसीबी की सूचना पर आकाश रंजन फरार हो गया था और आज उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। आरएएस अधिकारी आकाश रंजन पर एसीबी ने शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के सीकर रोड से तिजारा का पूर्व तहसीलदार गिरफ्तार हुआ है। 2017 में एसीबी के ट्रैप के दौरान वो फरार हो गया था और तभी से एसीबी को फरार आरोपी की तलाश थी। आज एसीबी को बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली है। आरएएस आकाश रंजन पर एसीबी ने शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब बात उपचुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज नागौर के दौरे पर रहे। नागौर में बीजेपी ऑफिस में सीपी जोशी ने नागौर जिला भाजपा की बैठक ली। इस बैठक के दौरान लोकसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा की गई। नागौर में बीजेपी क्यों हारी, इस पर मंथन हुआ। साथ ही आगामी समय में होने वाले खिवसर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। खिवसर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस पर भी मंथन किया गया। प्रदेश कार्य समिति के बाद प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिलों की बैठकें होनी है, मंडलों की बैठकें होनी है और शक्ति केंद्र की बैठक होनी है। तो ये उसी निमित्त आज मेरा नागौर जिले में आने का कार्यक्रम बना है। और अब बात चांदीपुरा वायरस रिटर्न्स की करेंगे। गुजरात के साबरकांठा और अरवली जिले में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि इन चारों बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई है। और अब सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वायरस ने राजस्थान में भी एंट्री ले ली है और उदयपुर के एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पहुंचा खतरनाक वायरस, दिमाग में सूजन और हो जाती है मौत। मासूमों का शिकार कर रहा वायरस, उदयपुर के मासूम बच्चे ने तोड़ा दम।
14 साल से कम उम्र के बच्चों की जान ले रहा है। गुजरात के साबरकांठा और अरवल्ली जिले में 4 बच्चों की मौत के बाद इसने राजस्थान में भी शिकार करना शुरू कर दिया है और उदयपुर के एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बच्चों के अंदर ये लक्षण देखने को मिले हैं। यही नहीं, एक मासूम की गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अन्य 4 साल के मासूम का इसी तरह के लक्षणों के चलते हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर जिले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे NIV पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे IDSP टीम CMHO साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचान में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में, और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में 27 जून को उदयपुर के आदिवासी अंचल के नयाखंड के समीप बलीचा गांव की एक मासूम ने दम तोड़ा। हालांकि उस दौरान मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद गुजरात के कुछ और बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिनमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं बाबलवाड़ा क्षेत्र में भी एक 4 वर्षीय मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए और फिर उसे भी हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो वायरस है वो मेनली जो हमारे मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है या माइट्स हैं, इनके द्वारा फैलता है और प्रिवेंटिव मेजर्स है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों ने वहाँ CMHO अलर्ट है, हमने डायरेक्शंस दे दिए, उससे हमने एक्शन टेकन भी ले लिया है और बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चांदीपुरा वायरस 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में फैला था और वहीं से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर अटैक करता है, जिससे पहले तो फ्लू के लक्षण नजर आते हैं और फिर बच्चा कोमा तक में चला जाता है। यह वायरस बारिश के समय मच्छर और बड़ी मक्खियों से फैलता है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लक्षण वाले बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं और किसी भी तरह की देरी से बचें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे बारिश की, जिसने देश भर में हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रदेश में भी मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। सीकर से लेकर बहरोड, बूंदी, टोंक सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश, जल भराव, बाढ़ और अलर्ट। 30 जिलों में बारिश बढ़ाएगी परेशानी। 8 जिलों में झमाझम बरसेगा मेघा। सड़क, घर, दुकान में भी पानी ही पानी। प्रदेश के कुल 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 8 जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। यहाँ तेज हवा भी चल सकती है। 14 जुलाई तक प्रदेश में 127.4 mm बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 10% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर, टोंक और नागौर में अच्छी बारिश हुई है। बूंदी में मूसलाधार बारिश हुई। इसके कारण जालिंद्री रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गई। स्टेशन भवन और प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया। रेल पटरियां पानी में डूबने से ट्रेनों को कुछ देर तक रोकना पड़ा। हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रेन आगे की ओर रवाना हुई। दरअसल जालिंद्री के आसपास पहाड़ी क्षेत्र है। इसके कारण बारिश का पानी तेजी से नीचे की तरफ आता है और रेल पटरियों से होता हुआ दूसरी तरफ जाता है। वहीं टोंक की सड़कों पर तो 2-2 फीट तक पानी भर गया।
घरों दुकानों में भी पानी घुस गया। करीब 2 घंटे तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। पुराने टोक शहर की गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बनी रही। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान हुए और 7 दिन बाद 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर झुंझुनू के चनाना में फिल्मी स्टाइल में 2 कारों में सवार होकर आए लोग विवाहिता का अपहरण कर ले गए। अपहरण की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार ने लड़की के परिजनों पर अपहरण कर ले जाने के आरोप लगाए हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक विवाहिता का अपहरण कर लिया जाता है। घर में घुसकर उसका अपहरण कर बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये वारदात बीती रात हुई। 2 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने परिवारों के लोगों में आंखों की मिर्ची डालकर मारपीट करते हुए विवाहिता का अगवा कर लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रात को चनाना चौकी और सुल्ताना थाने में पुलिस से मदद मांगने पर पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। ये मामला लव मैरिज से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार ने लड़की के परिजनों पर अपहरण कर ले जाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस में सुनवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। एसपी से गुहार लगाई गई है मदद की। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस टीम गठित की गई है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो तस्वीरें देख रहे हैं देर रात का ये पूरा मामला, जहां पर 2 कार में सवार होकर कई गुंडे घर में पहुंचते हैं। जो परिवार वाले रहते हैं उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डालते हैं और वहां से विवाहिता को लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पीड़ित का आरोप महिला के मायके पक्ष वालों पर है। उनका कहना है कि मायके पक्ष वालों ने उसका अपहरण कराया है। हालांकि मामले पर जांच जारी है। तो हम सब घर में थे और मोनिका कमर वो खाना बना रही थी किचन के अंदर, और मैं रूम में फोन चार्ज लगाने गया था। पापा नहाने गए थे और मम्मी बच्चों के पास बैठी थी रूम के अंदर। और अचानक से लड़की के मामा है और उनके मामा के लड़के हैं और वो उसके पिता थे, ठीक है, वो चाकू और लठ वगैरह लेके अंदर घुसे एक साथ। फिर मम्मी के आंखों में मिर्ची डालने के बाद वे पापा को पकड़ा, पापा को पीटने लग गए। पीटते मतलब मैं बीच में पड़ा ना, पड़ते उसने गन निकाल ली अंदर से, बोल रहे कि लड़के को भी उठाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा साइड में होने लगा, होते ही मतलब ये लड़की को घसीटा और घसीटते पूरे बाहर तक ले गए। तो देर रात 2 कारों में सवार होकर ये बदमाश पहुंचे। चेहरे पर नकाब भी लगाया ताकि कोई पहचान ना सके। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जैसा कि पीड़ित पक्ष बता रहा है, कुछ लोगों की पहचान भी की गई है। अब पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस मदद नहीं कर रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है। घर में मौजूद विवाहिता को उठाकर कुछ लोग ले जाते हैं। यहाँ पर अफरा तफरी जैसा माहौल दिखाई देता है जब बदमाश विवाहिता को ले जाते हैं। घर के अंदर मौजूद लोग बाहर भी निकलते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। तो अलवर के बीजेपी नेता यासीन खान पहलवान हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अकरम और साजिद ने यासीन की गाड़ी में जीपीएस लगाकर पीछा किया था। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दौसा की महाराज मीना की गैंग का सपोर्ट भी लिया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में अकरम और फरार साजिद के पुरानी दुश्मनी चल रही थी। बता दें कि बीती जुलाई की शाम कार सवार बदमाशों ने नारायणपुर के विजयपुरा गांव के पास गाड़ी ओवरटेक कर फिल्मी स्टाइल में यासीन खान पर हमला कर दिया और लाठी और डंडों और हथौड़े से वार कर दोनों के पैर तोड़ डाले। उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। गंभीर रूप से घायल यासीन को जयपुर के एसएमएस अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वही अजमेर में विदेश में नौकरी कर भारत आए युवक से बीएससी के 2 स्टूडेंट्स ने 1 महीने में 1,24,34,000 रुपए ठग लिए। उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा देने का झांसा दिया। पीड़ित ने अपनी जमा पूंजी और लोगों से उधार लेकर ये रुपए ठगों को दे दिए। जैसे ही उसने रकम निकालने के लिए कस्टमर केयर पर कॉल किया तो उसे मालूम चला कंपनी का ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप था ही नहीं। इसके बाद युवक ने साइबर थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। तो मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको भी कोई इस तरीके का झांसा देता है शेयर मार्केट में
पैसे इन्वेस्ट करने का, तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि एक शख्स जो करोड़ों रुपए के ठगी का शिकार हुआ। हालांकि पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। 6 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने ऑनलाइन ऐप से ठगी की थी। आरोपी रजपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। आरकेपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीपीसीएल के फ्लिट कांड के वेब और मोबाइल ऐप से ठगी की गई। आरोपी रजपाल सिंह पंजाब के गुरदासपुर का निवासी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पूछताछ में आरोपी से कई और वारदातों का खुलासा होने की बात भी कही जा रही है। और अब बात छात्र राजनीति पर संग्राम की। प्रदेश में इन दिनों छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग तेजी पकड़ रही है। मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों के छात्र लगातार आंदोलन करते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है, लेकिन जिम्मेदार मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे छात्रों का सब्र जवाब देने लगा है और वे सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। तस्वीरें बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय की है, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता सोमवार को डूंगर कॉलेज के आगे छात्र संघ चुनाव को दोबारा शुरू करने की मांग लेकर पहुंचे और हाईवे पर टायर जलाकर जाम लगाने लगे, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद की कहानी तस्वीरों की जुबानी। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर राजकीय डूंगर महाविद्यालय के सामने वाली रोड नेशनल हाईवे को जाम किया है, जिसमें हमारी मांग है राजस्थान सरकार से कि छात्र संघ चुनाव की बहाली करवाई जाए। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बाहर एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने टायर जलाकर छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। अगर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो आज विश्वविद्यालय को हम बंद करके रहेंगे एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आने वाले समय में अगर समय रहते हुए राज्य सरकार ने चुनाव कराने के ऊपर निर्णय नहीं लिया तो हम कलेक्टर का उग्र घेराव करेंगे। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के आगे शिक्षा मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। बाद में कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। अगर ये बात वो नहीं मानते तो उग्र से उग्र आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग विधानसभा घेराव भी करेंगे। हम लोग सब मिलके, चाहे हमें पानी की टंकी पे चढ़ना पड़े, चाहे हमें रेल की पटरी पे लेटना पड़े। उदयपुर में भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का गेट बंद कराया और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बूंदी में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने पीजी कॉलेज के बाहर टायर जलाकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हिंडौन के राजकीय पीजी महाविद्यालय के मुख्य गेट का ताला लगाकर प्रदर्शन किया और कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने राजस्थान विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की, जबकि राज्य सरकार की ओर से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कह चुके हैं कि बीजेपी ने न तो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई और न ही इस पर पुनः विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
पर गहरे प्रभाव को उजागर करता है। बहुत ही विशिष्ट मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है। मैरिटल रेप में क्या अपराध माना जावे या नहीं माना जावे, इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से ये अपेक्षा की है कि वो अपना पक्ष रखें। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भी अपनी ओर से आईए लगाई है और सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता को निवेदन किया गया है और अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान सरकार का पक्ष रखेंगे। मैटेरियल रेप है या नहीं है, ये विषय बहुत गंभीर है और समाज को प्रभावित करता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की, जिससे प्रदेश की बच्चियों को सेना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। राज्य मंत्री मंजू बागमर ने बताया कि प्रदेश सरकार बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में जुट गई है। जल्द ही बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण होगा और संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में बच्चियों को ट्रेनिंग मिलेगी और साथ ही यहां इन स्कूलों में विशेष कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार की इस पहल से बच्चियों को कैरियर में अवसर प्राप्त होंगे और ये बच्चियां राजस्थान को गौरवान्वित महसूस करवाएंगी। सबसे पहले तो मैं हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी वित्त मंत्री महोदय आदरणीय दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बालिका सशक्तिकरण की दिशा में जो बजट में प्रावधान रखे गए हैं उसी के अंदर आप देखिए कि जो बालिकाएं हैं मैं उनके आजीविका के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए पुलिस में और सैनिक बलों में उनको जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने जो बजट में घोषणा की है कि संभागीय स्तर पर जो है सैनिक स्कूल खोले जाएंगे चरणबद्ध तरीके से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर नगर निगम हिंगोनिया गौशाला में गोवंश पर सालाना करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद पिछले 10 से 15 वर्षों में भी हिंगोनिया गौशाला की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। ये रिपोर्ट। कब सुधरेगी गौशाला की व्यवस्था? करोड़ों खर्च, नहीं सुधर रहे हालात। मेयर सौम्या गुर्जर ने लगाई फटकार। ट्रस्ट को दो टूक, नहीं हो कोई चूक। आपको फिर से कह रही हूँ प्रभु जी, नहीं संभलती है तो छोड़ दीजिए, पर गाय माता के लिए ऐसे नहीं। ये है जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और ये है जयपुर की हिंगोनिया गौशाला। हालात इस कदर खराब है कि हर जगह गंदगी का अंबार लगा है। गौशाला की व्यवस्था को देखकर मेयर खुद को नहीं रोक पाए और कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, हिंगोनिया गौशाला का जिम्मा संभाल रहे ट्रस्ट को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं नहीं संभलती हैं तो गौशाला का जिम्मा छोड़ दें। आपको फिर से कह रही हूँ प्रभु जी, नहीं संभलती है तो छोड़ दीजिए, पर गाय माता के लिए ऐसे नहीं होगा। गाय माता के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। गाय माता के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अगर सेवा करना चाहते हो तो करिए, ऐसे मत करिए प्रभु जी। ये अपन किसी अनजान को बुला के पूछेंगे ना, वो बता देगा कि 2 दिन का नहीं है। मैं इसकी जरा फोटोग्राफी करना, जरा इसकी फोटो खींचना, फाइल में फोटो लगाकर अभी पूछूंगी ये सारी चीजें। क्या है ये तरीका? जयपुर नगर निगम हिंगोनिया गौशाला में गोवंश पर सालाना करोड़ों रुपए का बजट खर्च करता है, लेकिन इन सब के बावजूद पिछले 10-15 सालों में भी हिंगोनिया गौशाला की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मॉनसून के दौरान बाड़ों में पानी भर जाता है तो गर्मियों में पर्याप्त शेड या छाया की व्यवस्था नहीं होती, तो कभी चारे पानी की किल्लत। जी हाँ, आज भी ऐसा ही कुछ आलम हिंगोनिया गौशाला का है। अफसरों से लेकर नेताओं तक के दौरे होते हैं। कार्रवाई करने की बात से लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं।
ऐसा ही आज हुआ। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर हिंगोनिया गौशाला में अचानक दौरा करने पहुंची। गायों के बाड़ों में गंदगी के आलम को देखकर प्रबंध समिति को फटकार लगाई। पशु बाड़ों में सफाई नहीं होने से मेयर सौम्या गुर्जर ने नाराजगी प्रकट की। गौशाला का जिम्मा संभाल रहे श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और कहा कि व्यवस्थाएं नहीं संभलती है तो गौशाला का जिम्मा छोड़ दे। गाय माता की सेवा प्रॉपर करवाई जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही बाड़ों में रेगुलर साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। एक मिनट इनको बताने को दिया क्या है ये ऑल्टरनेटिव साफ तो बारिश के टाइम पे ऑल्टरनेटिव साफ करोगे, डेली साफ होना चाहिए। बारिश के टाइम पे डेली साफ करोगे, प्रभु नहीं करते हम उसी से देखिए कैसे एक एक फिट किचन है क्या है। आप ऐसा ध्यान रखते हो, सबसे पहला नोटिस तो आपको ही मिलेगा। ये कोई तरीका होता है? आप देखिए क्या हालत हो रही है। वो तो मैं अंदर नहीं आती यहाँ ट्रैक्टर पे बैठ के, क्योंकि सबको पता है इतनी गायों के झुंड में कोई अंदर नहीं जाता। मैं आ गई यहाँ ट्रैक्टर पे बैठ के, ये किसी को नहीं दिखता, सब ये यहीं तक देखते। जयपुर की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला उस वक्त चर्चित हुई थी जब यहाँ बारिश की वजह से हजारों गायों की मौत हो गई थी। उस वक्त गौशाला का संचालन जयपुर नगर निगम के जिम्मे था। इसके बाद भी हिंगोनिया गौशाला में कोई इंतजाम नहीं थे। वहीं हालात आज भी ऐसे ही दिख रहे हैं। ये कब सुधरेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बारिश के मौसम में इंतजामात आज भी खस्ता नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात विधानसभा के कार्यवाही की करेंगे, जहां पर बजट पर चर्चा के दौरान शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बजट को लेकर सरकार से सवाल पूछा। रविंद्र सिंह भाटी ने बजट में शिव विधानसभा की अनदेखी को लेकर सरकार से सवाल किए। सदन में उन्होंने कहा कि आखिर ये भेदभाव क्यों, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। आने वाला टाइम रमीना आप रही है बाड़मेर जैसलमेर ना मैं दुबई बना हाँ, पर धीरे धीरे उंगरा सपना चूर चूर हो गया। आज न तारीख रमीना उंगा ना कोई तरीके रोजगार कौन बने। तमाम वो मांगे रखी, प्रदेश की सरकार के आगे रखी। इन्होंने सुझाव मांगे, भर भर के सुझाव मैंने भेजे, पर एक भी जगह बजट में शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। मेरे शिव विधानसभा की तमाम उन जनता ने पूछा, उन भाइयों ने पूछा, उन बुजुर्गों ने पूछा कि साहब क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा साहब यहाँ बड़ो दौरो लागो कि यहाँ पे एमपी रो चुनाव लड़े आया। मैं आपसे ही था, मैं कोई और नहीं था, कहीं और से नहीं आया था। तो वहीं अवैध निर्माण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के मुख्य मार्गों से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई गोपालपुरा मोड़ से शुरू हुई, जो आने वाले 15 दिनों तक जारी रहेगी। अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई। गोपालपुरा में अवैध निर्माण जमींदोज। अगले 15 दिन ताबड़तोड़ गरजेगा बुलडोजर। ये तस्वीरें हैं गोपालपुर बाईपास की, जहां से जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला है। जयपुर में बीते दिनों न्यू सांगानेर रोड और पृथ्वीराज नगर इलाके से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बाद जेडीए ने अब शहर के मुख्य मार्गों से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। आने वाले 15 दिनों तक ये ड्राइव यूं ही जारी रहेगी। आपको बता दें, ये कार्रवाई यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन पर हो रही है, जिन्होंने 9 जुलाई को अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कवायद है। अभी हमने आज से ये अभियान चालू किया है और 30 तारीख तक का टारगेट अभी रखा है। इसमें जो शहर की मुख्य सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटाने का अभियान है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी जेडीए में मीटिंग ली थी, जिसमें निर्देश प्रदान किए गए थे। तो मंत्री महोदय के आदेशों की अनुपालना में
और आयुक्त महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं गोपालपुरा मोड़ से और गुजर की थड़ी तक। आज करीब 3-3.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसमें अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। गोपालपुर बाईपास से शुरू हुआ अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शहर की 11 प्रमुख सड़कों के अतिक्रमण का सफाया करेगा, जिसके बाद सड़कों पर आने जाने वालों की राह आसान होगी। हालांकि गोपालपुरा बाईपास पर सबसे ज्यादा अवैध कोचिंग चल रहे हैं, जिन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में जेडीए प्रशासन की दोहरी कार्रवाई पर व्यापारियों से लेकर आमजन में आक्रोश है। जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो अवैध एनक्रोचमेंट के विरुद्ध शुरू हो गई है। जेडीए ने आज गोपालपुरा बाईपास से अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया है। इसके पीछे मुख्य ये कारण है कि जो सड़क सीमा के अंदर जो अवैध अतिक्रमण आ रहे हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे यहाँ के जो राहगीर हैं, जो यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सुगम हो सके, लोगों को आवाजाही में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। इस वजह से इन अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि गोपालपुरा बाईपास से जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो शुरू हो गई है। आगामी 15 दिनों तक इसी तरीके से शहर के मुख्य मार्गों, मुख्य बाजारों से अवैध जो अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीकानेर के तीरंदाज श्याम सुंदर 28 अगस्त से 6 सितंबर तक पेरिस में आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारतीय तीरंदाजों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये लगातार दूसरा मौका होगा जब स्वामी इन खेलों में भागीदारी निभाएंगे। जिस बैकग्राउंड से श्याम सुंदर इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मुश्किलें ही इंसान को मांझती हैं, उसके अस्तित्व को आकार देती हैं। सर संसाधन में जुटे इस शख्स को ही देख लीजिए। इसकी एकाग्रता को देखकर लगता है कि इसका घनघोर अभाव से वास्ता रहा होगा। आर्थिक स्थितियां इसका रोड़ा होंगी। श्याम सुंदर का ताल्लुक बेहद साधारण परिवार से है। पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे के सपनों में रुकावट नहीं आने दी। इसीलिए खेलों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर दूसरी बार बेटे के जाने का गर्व पिता की आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देश रो नाम करने वास्ते बच्चे ने भेजा और सभी भी करे भाई, सभी आशीर्वाद है। विदेश में जीत रहे हो, बाहर में आगे ओलंपिक और जाए, दूसरी बार जाए और देश का नाम रोशन करे। बढ़िया, हम खुशी है हमारे। बीकानेर के लाल का कमाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, एशियन चैंपियनशिप मेडल, टोक्यो ओलंपिक में भी लोहा मनवा चुके हैं। बिल्कुल, मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, मेरे पास एशियन चैंपियनशिप मेडल है, मैं टोक्यो ओलंपिक भी पार्टिसिपेट हूँ। दूसरी बार ये मेरे को सौभाग्य मिला है ओलंपिक स्तर तक जाने का, तो मैं अभी पेरिस की तैयारी कर रहा हूँ। पैरालंपिक की तैयारी के लिए श्याम सुंदर सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 1 महीने के प्रशिक्षण में भाग लेने गए हैं। वहीं से वो पेरिस के लिए रवाना होंगे। 2016-17 से लेकर अब तक हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उसने पदक लिया है, लेकिन आज भी हमारा ये सपना है कि हम भारत को ओलंपिक का मेडल दिलाएं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से वो अभी तैयारी कर रहा है, पिछले टूर्नामेंटों में जो उसकी परफॉर्मेंस रही है और